हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? खुश तो यकीनन होंगे क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन सारे जगहों पे सभी स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा या फिर कंप्लीट हो चुका होगा और बच्चे रिवाइज करने का सोच रहे होंगे। एग्ज़ाम अगले माह आने वाले हैं, बिल्कुल करीब है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड में जा रहे हैं, एक लेवल से दूसरी लेवल में जा रहे हैं, तो यकीनन खुश तो होंगे आप। लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रेस भी होगा, टेंशन भी होगी। वैसे लेनी नहीं चाहिए। वो ये कि एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, सिर्फ एक ही महीना आपके पास है और इस एक महीने के अंदर आपने सारी प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है हमारे पास सिंध भर में, वो ये होता है कि तकरीबन 15 जो होते हैं वो MCQs होते हैं। 7 हमें शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बाकी 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं एग्जाम में। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है और हमें ये करना पड़ता है। अब से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हर चैप्टर वाइज उसकी एक्सरसाइज में मौजूद MCQs आपको सॉल्व कराऊँगा, ताकि क्योंकि पेपर जो आपका आता है वो सारा इसी एक्सरसाइज की MCQs में ही आता है। आपके लिए आसानी होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे MCQs आपको आसानी से मैं समझाऊंगा कोशिश, और याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। बस सिर्फ एक बार ये वीडियो देख लें, आपके लिए वो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। चलें तो स्टार्ट करते हैं आज मैट्रिक क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 1, जो कि है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले इसकी एक्सरसाइज में जो MCQs मौजूद हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में जो एक्सरसाइज में MCQs जो आपको दिए, मैंने अपने सामने अपनी स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें खोल ली हैं। आप भी अपना बुक जो है वो खोल के सामने बैठ जाएं ताकि चीज़ें आप टिक भी कर सकें, या फिर पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि चीज़ें आप लिख सकें। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे, क्वेश्चन दिख रहा है? ओके। सो पहला क्वेश्चन है आपका MCQs, द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन है रेस्पिरेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ A and B, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रोथ। सोचें, पढ़ा है आपने, थोड़ा दिमाग लड़ाएं, शायद आप सही हो। 5 लाख रुपए का सवाल है ये। द बायोलॉजिकल फंक्शंस विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन सोचा था आपने? मेरे ख्याल में शायद हाँ, नहीं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है आपके पास फोटोसिंथेसिस, दूसरा है आपके पास रेस्पिरेशन। अब ये दोनों बायोलॉजिकल फंक्शन है। बोथ फंक्शन जो हैं, पहले ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है वो है आपके पास फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो इनटेक की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल की जाती है क्योंकि ये बनती है। तो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, सबको पता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस हो गए एक्सचेंज, ये दोनों बायोलॉजिकल प्रोसेस, उन दोनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा C, बोथ A and B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। प्लांट अपनी गैसेस की जो एक्सचेंज होती है वो कहाँ से करते हैं? बूटर में जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस जगह थी है, गैसन जी मट्टा सटा जगह थी है। पौधों के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो कहाँ से होती है? ऑप्शन है आपके पास 4। धक 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 हो रहा है। पहला ऑप्शन है आपके पास रूट्स, दूसरा ऑप्शन है आपके पास B, स्टोमेटा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास C, स्टेम, और D, ऑल ऑफ दीज। सभी में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, सिर्फ एक हमारे पास ऑप्शन है सही है, वो है स्टोमेटा। यू आर राइट। स्टोमेटा, आप सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होगा ये यहाँ पे अलग कलर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, थोड़े वर्ड्स को बड़ा करूं ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएं। पत्ते के अंदर स्टोमेटा होते हैं और ये नीचे सुराख होते हैं,
जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। तो प्लांट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, ना कि रूट्स या स्टेम या किसी और बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन के थ्रू नहीं होती। तो ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, स्टोमेटा। तीसरा नंबर सवाल है आपके पास ईच स्टोमेटा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट के स्टोमेटा इज प्लूरल वर्ड और इसका सिंगुलर जो है वो है स्टोमा। तीसरा क्वेश्चन आपका है जी, स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय, नीचे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1 गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल, 3 गार्ड सेल, 4 गार्ड सेल। गार्ड सेल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, उसके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं इस तरह पत्ते के अंदर ये सुराख होते हैं, होल होते हैं और इनके बाहर आपके पास ये इस तरह के 2 गार्ड सेल, बुक में एक तस्वीर भी दी हुई है, ये मैं शायद टेढ़ी मेढ़ी बना दूँ कि बुक में बहुत ही खूबसूरत दी हुई है। वो ये है कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये छोटे छोटे सुराख होते हैं पत्तों के अंदर, उनके बाहर ये 2 गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल जो होते हैं इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। तो स्टोमेटा के देखिए 2 सेल होते हैं, 2 गार्ड सेल। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई? बी, 2 गार्ड सेल। यू राइट एग्जैक्टली, 2 गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल होते हैं, 2 गार्ड सेल होता है इकड़े स्टोमेटा जे बाहर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस possess following properties। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है रेस्पिरेटरी सरफेस, हमारी बॉडी के अंदर एनिमल्स की बात कर रहा है शायद, हाँ, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सारे एनिमल के दिए हुए हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है हमारे लंग्स के अंदर जो अल्वुलाइज होती हैं वो जो बिल्कुल एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होंगी पिछले टॉपिक्स के अंदर, ये कैसी होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। इसके कैरेक्टर्स में आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, थिन और वेट, पतली और थोड़ी थोड़ी उसके अंदर नमी होनी चाहिए। उसके बाद जो है परमेबल होनी चाहिए, वेरी लार्ज होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज होनी चाहिए। मेरे ख्याल में, बल्कि आपने भी सही सोचा है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। इसको बड़ा साइज़ में होना चाहिए ताकि मोर गैस जो है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से ब्लड में जा सके और यहाँ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो जितनी भी बॉडी के अंदर बनती है वापस जा सके। तो इनको बड़ा भी होना चाहिए, लार्ज भी होना चाहिए। दूसरा जो आपके पास वो थिन, पतला भी होना चाहिए ताकि गैसेज एक्सचेंज हुए, डिफ्यूजन आराम से इनके बीच में हो सके। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो परमेबल होगी तो चीज़ें अलाउ करेगी ना, परमेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर एग्जाम में यहाँ से ये पूछा जाए, यहाँ पे एमसीक्यू एक और भी यहाँ से निकल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डू नॉट मैच विद द रेस्पिरेटरी सरफेस, और 3 एक जैसे हों, एक कोई डिफरेंट लिखा हुआ हो, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इंस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, इंस्पिरेशन का मतलब है सांस अंदर लेना, है ना, अंदर सांस लेना, इनहेलेशन। इसमें क्या इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में इसके दौरान क्या होता है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, बोथ ए एंड बी। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स का मतलब है वो मसल जो हमारे रिब्स के बीच में मौजूद हैं। तो ये मसल जो हैं फायर करते हैं जब बॉडी के अंदर सांस लेते हैं। तो आप खुद फील करें आप क्या करते हैं, अंदर सांस लेते हैं तो हमारा ये डायाफ्राम, यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि जब हम अंदर सांस लेते हैं तो नीचे कॉन्ट्रैक्ट होकर चला जाता है, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। बी ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब दूसरा जो आपके पास सी ऑप्शन है वो है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। अंदर सांस लेते हैं तो रिब्स इनवर्ड मूवमेंट होती हैं, इनवर्ड अंदर नहीं जाती, बाहर आती हैं, तो ये तो गलत हो गया। डी ऑप्शन आपके पास बोथ ए एंड बी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर मसल जो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ए भी करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल भी होता है और दूसरा जो है डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के बोथ ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। आखिर में ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें आसान लगें। रेडी हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन, लैरिंक्स कहाँ पे लोकेटेड है? लैरिंक्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब का है, वो थोड़ा छोटा सा पार्ट है
और हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, ये है हमारी, ये आपको तस्वीर में दिख रही है, ये आपके दो फेफड़े हैं, बल्कि मेरे भी ऐसे ही हैं। ये दोनों फेफड़े जो हैं राइट एंड लेफ्ट लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग के ऊपर से यहाँ पे ये जो ट्यूब निकल रही है जिसे आप ब्रोंकाई कहते हैं, और ये ऊपर जो है आपकी विंड पाइप जो है, इसके ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं लैरिंक्स। ये लैरिंक्स होती है, इसे आप साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसे आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर ये कट्स लगे हुए हैं, जिस तरह नहीं पियानो में कट्स होते हैं, जब हम उनके अंदर हवा पुश करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो हवा इन कट्स के अंदर से गुजरती है। वोकल कॉर्ड्स भी आप इसे कह सकते हैं, वोकल कॉर्ड्स, यहाँ से ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंक्स में लगे हुए कॉर्ड्स जो हैं ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लैरिंक्स है, और ये लैरिंक्स कहाँ पे मौजूद है? हमारी ट्रेकिया या फिर हमारी जो है वो सांस की नली के ऊपर मौजूद है। तो ऑप्शन करेक्ट जो आपके पास वो है बी, लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकिया इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज, इंसान का रेस्पिरेटरी सरफेस, ये है इंसान का हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस। यहाँ से हवा होती हुई नाक के अंदर से होती हुई, इस ट्यूब से होती हुई लंग्स के अंदर जब पहुँचती है तो बिल्कुल एंड में यहाँ पे ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो हैं इन्हें हम अल्वेओलाई कहते हैं। ये जो मैंने पहले अभी आपको टॉपिक के शुरू में बताए थे। द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज नॉस्ट्रल्स, ये नथनिया नहीं, ये तो गलत है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स ये हैं अंदर लंग्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स। अच्छा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपके पास ब्रोनकस, नहीं ये भी नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है सी, अल्वेओलाई है, चौथा ट्रेकिया है, राइट। तो अल्वेओलाई जो है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, दैट इज अल्वेओलाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू फॉलोइंग। हम ज़्यादा सांस लेते हैं, सांस हम स्पीड से ले रहे होते हैं व्हेन वी आर इनहेलिंग मोर गैसेज इनसाइड आवर बॉडी, और इंक्रीजिंग अवर रेट ऑफ ब्रीथिंग, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ ब्रीथिंग, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जहन लगाएं, डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी है, डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रही है तो इसका हमारे ब्रीथ से कोई ताल्लुक नहीं है, नो रिलेशनशिप। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रही है वो तो ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं, वो तो है टॉक्सिक। उसके बाद बी ऑप्शन है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ऑक्सीजन ऑलरेडी इंक्रीज है तो फिर हम क्यों ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, ये भी गलत है। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ऑक्सीजन की ब्लड में कमी है तो फिर हम ज़्यादा सांस लेंगे, सही है। ये होम्योस्टेसिस का चैप्टर याद करें। आप सोचेंगे ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, जो ट्रिगरिंग सिग्नलिंग जो हमारे पास मटेरियल है जो सिग्नल भेजेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई तो फिर सिग्नल जाएगा, फिर हम ब्रीथिंग जो है वो तेज़ करेंगे। तो ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, हमारी स्पीड ऑफ ब्रीथिंग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गए, 2 क्वेश्चन पढ़े अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ डीजेनरेशन ऑफ अल्वेओलाई। कौन सा इन्फेक्शन जो है, कौन सा जो फॉलोइंग डिसऑर्डर है, 4 ऑप्शन जो दिए गए उनमें से कि अल्वेओलाई जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, एस्थमा, एम्फाइसीमा, बहुत बड़ा है। अब भी हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर के अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, आपको याद आ रहा है, शीप के अंदर हमने जीन डाली है। एम्फाइसीमा वो डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे अल्वेओलाई कोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ पॉल्यूशन, आलूदगी की वजह से
या फिर इन्फेक्शन वजह से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का एम्फाइसीमा जो है वो डीजनरेशन ऑफ अल्वुलाई है। एम्फाइसीमा इज रिलेटेड विथ डीजनरेशन ऑफ अल्वुलाई। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज। ये है आपकी एयर पैसेज, सांस की नली। इसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए, इसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके अंदर सोजिश हो जाती है, इसके अंदर बलगम भर जाता है। और वो इन्फेक्शन कौन सा है, उसे हम कौन सा कहते हैं? ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, एस्थमा, एम्फाइसीमा। लंग कैंसर तो नहीं है, क्योंकि लंग कैंसर सेल का पैदा हो जाना, कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेल पैदा हो जाना लंग्स के अंदर, ये तो नहीं है। एस्थमा का मतलब है पस का भर जाना अल्वुलाई के अंदर, ये भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एम्फाइसीमा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसा होता है। ब्रोंकाइटिस ये है हमारी ब्रोंकाई ट्यूब, और ये है हमारी ब्रोंकाई, और इस ट्यूब के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और पस भर जाए, बलगम भर जाए, तो इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ये है डिसऑर्डर हमारा इन्फ्लेमेशन का सबब बनता है। MCQs यहाँ पे एंड हो चुके हैं, और अब हम बढ़ते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबा हो चुका है तो इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आसान लगी होंगी। इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो पूरे 9 चैप्टर तक। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक भी कर दें। मिलेंगे अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे। टिल देन बाय बाय।